दोस्तों, क्या देश की आजादी या क्या आजादी के बाद, क्या आजादी से पहले बंगाल का अपना एक इतिहास रहा है। इतिहास रहा है संस्कार का, इतिहास रहा है वहां के कल्चर का, वहां के संगीत का। और अगर बात कर लें तो आपको याद हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस, कितना बड़ा नाम। मतलब उस समय जब देश में कि हम आजादी की लड़ाई के बारे में किस तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन आजाद हिंद फौज को तैयार करना, उसके बाद रसिया से लेकर के कई अन्य मित्र देशों से ब्रिटिश के खिलाफ सेना को एकत्रित करना और जंग छेड़ना, क्योंकि जंग दो तरफ थी। एक शांति की जंग, अगर अहिंसा की बात कर ले, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सब के अलावा चूंकि कांग्रेस से जुड़े रहे, रणनीतिक रूप में सेना की तरीके से अगर कोई शख्स लड़ा, किसी ने टीम तैयार की, तो आजाद हिंद फौज थी। और उसके अगुवाकार कहां से थे? बंगाल से, बांग्ला भूमि। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि 75 साल बाद, चाहे वो लंबे 30 साल तक वामपंथ की ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार रही हो, उसके बाद उस सरकार के जाने के बाद टीएमसी के पार्टी ममता के नेतृत्व में विगत 15 साल से वहां सरकार चला रही है। मंजर 2021 का अगर देखें, मैं ये बातें इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ममता बनर्जी सुर्खियों में रहती है। जहां देश के 21 या 23 या 22 राज्य भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हो, पूरी तरीके से हो, अभी जीता जागता उदाहरण अगर आप लेंगे तो कितना अप्रत्याशित परिणाम रहा, और अप्रत्याशित ही नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी कभी अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई बिहार में। उस बिहार में प्रचंड बहुमत नहीं, बल्कि विपक्ष की स्थिति 10%, टोटल सीटों के 10% पे आके खड़ी हो गई। नीतीश वहां के नेता होते थे, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो नेता वहां भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है नीतीश कुमार, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। वहीं अगर ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सरकार भी बनाए और हर मोर्चे पर वो मजबूती से लड़ रही हैं, तो दोस्तों हम इसी पे बात करते हैं। आज अगर भारतीय राजनीति में किसी एक राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह है पश्चिम बंगाल की। वजह है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ताजा कार्रवाई, आईएपीएससी के दफ्तर पर रेड, और फिर खुद ममता बनर्जी का अचानक रेड साइट पर पहुंच जाना। ये कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं है, क्योंकि आमतौर पर देश में शायद ही कभी ऐसा देखा गया हो कि कोई मुख्यमंत्री चल रही जांच के दौरान मौके पर पहुंचकर एजेंसी से सीधी टकराव की स्थिति इसलिए बना दे कि उसका टकराव केंद्र से। सवाल सिर्फ यह नहीं कि ईडी ने रेड क्यों की, सवाल यह है कि जब भी कोई केंद्रीय एजेंसी बंगाल पहुंचती है तो ममता बनर्जी खुद सड़कों पर क्यों उतर आती है। दोस्तों, 8 जनवरी 2026 की सुबह ईडी की टीम कोलकाता में आईपीएससी यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ऑफिस पहुंचती है। साथ ही रेड होती है कि आईपीएससी के सीनियर डायरेक्टर और को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर। ईडी का दावा है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की जांच का हिस्सा है जो पहले से चल रही है। वित्तीय लेनदेन और हवाला नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। एजेंसी के मुताबिक यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया थी और शांति से चल रही थी जांच में। लेकिन इसी दौरान घटनाक्रम बदल जाता है जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच जाती हैं और पहले वो प्रतीक जैन के घर जाती हैं, फिर आईपीएससी के ऑफिस पहुंचती हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी उनकी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस का चुनावी डेटा, रणनीति और आंतरिक दस्तावेज जब्त करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि यह पूरी कार्रवाई चुनावी रणनीतिक या प्रतिद्वंदिता या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को कमजोर करने की साजिश है। ममता बनर्जी कुछ फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ ले जाती हैं और इसे अपनी पार्टी की संपत्ति बताती है। दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी से जांच में बाधा आई और जरूरी बहुत सबूत जो अहम थे जांच के वो हटाए गए। इसी आधार पर ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और आरोप लगाया कि जांच में हस्तक्षेप हुआ। यानी एक तरफ राज्य सरकार का दावा है कि ये सरकार या ये राजनीतिक केंद्र सरकार की मंशा पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, और दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसी कह रही कानून के तहत चल रही जांच को रोका गया। यानी ममता बनर्जी जो स्वयं संवैधानिक पद पर हैं, प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ईडी की जांच को कार्रवाई पे बाधा डाली। सवाल ये उठता है कि क्या यह पहली बार है? दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं। बंगाल में केंद्रीय एजेंसी और राज्य सरकार आमने सामने आई, जवाब है नहीं। अगर हम पीछे जाएं तो
जनवरी 2024 में संदेश खाली घटना सामने आई। ईडी की एक टीम रेड के लिए पहुंची थी और उस पर स्थानीय भीड़ ने हमला कर दिया। ईडी के कई अधिकारी घायल हुए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और पूरे देश में सवाल उठा, आखिर राज्य की कानून व्यवस्था उस समय कहां थी। उस घटना पर भी केंद्र और विपक्ष ने ममता सरकार को घेरा, जबकि राज्य सरकार ने कहा कि पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये राज्य कानून का मामला और स्थितियां सामान्य है। इसी तरह का टकराव चुनाव आयोग के साथ भी देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। एसआईआर का उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट के साथ दुरुस्त करना था और फर्जी वोटों को हटाना था, मृत या माइग्रेट वोटरों को हटाना और नई एंट्री को जोड़ना। यह प्रक्रिया आमतौर पर चुनाव से पहले होती है। लेकिन बंगाल में जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई तो लाखों नाम हटाए जाने की खबरें सामने आई। यहीं से विवाद खड़ा हो जाता है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया मनमानी है और इससे गरीबों, प्रवासियों और अल्पसंख्यकों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। उन्होंने कई बार कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश और केंद्र सरकार चुनाव आयोग के जरिए दखल दे रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि जब तक वो मुख्यमंत्री है बंगाल में डिटेंशन कैंप नहीं बनने देंगी। वही चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर एक नियमित और कानूनी प्रक्रिया है जिसका मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना और पारदर्शी बनाना है। इसके अलावा राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव आज से नहीं, विगत 15 वर्षों से लगातार होते हैं, चाहे वो धनखड़ थे या अभी मौजूदा राज्यपाल हैं। ये कानून व्यवस्था को लेकर के प्रशासनिक मुद्दों पर कई बार राज्यपाल सवाल पहले भी खड़े करते आए हैं, ममता बनर्जी पर सवाल उठाते आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी का वही कहना होता है कि राज्यपाल चूंकि केंद्र की तरफ से उनकी भूमिका में उनकी तरफ उनकी उंगली होती है, राज्य के विकास में राज्य से प्रतिद्वंदिता केंद्र के प्रहरी के रूप में करते हैं, इसलिए ममता बनर्जी का यह टकराव बहुत सामान्य है। यानी टकराव सिर्फ ईडी या चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लगभग हर संवैधानिक संस्थाओं के साथ ममता को टकराना पड़ रहा। पक्ष दोनों देखने की बात है। ममता आखिर ऐसा क्यों करती है और भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार जहां पर उनकी सरकार जिन राज्यों में नहीं है उन राज्यों पर उनकी कार्रवाई, चाहे झारखंड की चुनाव पर आपको झारखंड याद हो, दूरदर्शन शिक्षा भर्ती मामला भी इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। अदालत के आदेश के बाद जब हजारों शिक्षकों की नौकरियां रद्द हुई तो ममता बनर्जी ने भावनात्मक रुख अपनाया और कहा कि शिक्षकों के साथ खड़ी है। विपक्ष ने इसे वर्षों से चले आ रहे भ्रष्टाचार का एक नतीजा साबित करने की कोशिश की, जबकि सरकार ने कहा कि कभी कोई दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यहां भी अदालत और सरकार आमने सामने रही, वही स्थितियां नहीं जो आज आपको दिख रही। मित्रों, अगर इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक नया पैटर्न उभरता है। जब भी कोई केंद्रीय एजेंसी, संवैधानिक संस्था या अदालत कोई कार्रवाई बंगाल के खिलाफ या बंगाल राज्य सरकार के खिलाफ करती है, वो चाहे कानूनी नोटिस या कानूनी दायरे में करे, तो वो सीधा राजनीतिक संघर्ष में बदल जाता है। ममता बनर्जी से बंगाल बनाम दिल्ली की लड़ाई बताती है, जबकि विपक्ष, वहां पर विपक्ष कौन है? केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी। उसका यह कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरीके से दबाव बनाया जाना गलत है और न्यायिक एजेंसियां जिनके जरिए अपराध को रोका जा सकता है उस पर ममता बनर्जी लगातार प्रहार कर रही है। यह भी सच है कि देश में केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के आरोप सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। कई राज्यों में विपक्षी दल यही आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन यहां पर केंद्रीय एजेंसियों की जांच के साथ आरोप कौन लगा रहा? विपक्षी दल जिसकी केंद्र में सरकार है। और मुख्यमंत्री खुद रेड साइड पर जाकर पहुंच जाती, सीधे बढ़ती एजेंसियों से, ताकत बल से, चाहे वो राज्य सरकार की पुलिस हो चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता हो, इनको भिड़ते हमने कोई पहली बार नहीं देखा है। इससे पहले आपने देखा होगा एक आईएएस अफसर स्थानीय कमिश्नर के मामले में जब एक साथ रेड पड़ती है तो ममता फिर वहीं पहुंच जाती है ईडी और सीबीआई के दफ्तर और हजारों कार्यकर्ता उसको घेर लेते हैं। आज ईडी और आईपीएससी के दफ्तर तक पहुंची, इससे पहले वोटर लिस्ट का मुद्दा था, संदेश खाली घटना आपको याद होगी, राज्यपाल के साथ टकराव आपको याद है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक चीज लगातार बन रही है, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। ममता बनर्जी से अपनी लड़ाई कहती है, विपक्ष से लोकतांत्रिक संस्थाओं को के दबाव में या उस पर दबाव बनाने की राजनीति ममता बनर्जी करती आ रही है। सवाल है कि ममता बनर्जी किससे लड़ रही है और राजनीतिक लड़ाई की कीमत आखिर कौन चुका रहा है? राजनीति, लोकतंत्र या आम जनता? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आपसे पुनः वही अनुरोध करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हम निष्पक्षता से आप तक खबर पहुंचा सके, इस पर हमारी टीम का आपका यही योगदान होगा। धन्यवाद।